हेलो। चलिए, साउंड क्लियर है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग एक चैप्टर जो पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम, उसमें बेनिफिट से हम लोग को पढ़ना था। उसी के बेनिफिट को एक बार हम लोग समझ लिया जाए कि शैवाल का क्या क्या बेनिफिट होता है। टॉपिक हम लोग का क्या है? बेनिफिट्स ऑफ अलग, यानी कि शैवाल का बेनिफिट क्या क्या है। थोड़ा आज मास्क पहनना पड़ा है इसलिए, क्योंकि ओठ पे पूरा घाव निकल गया है, फीवर हो गया था इसके कारण। क्या, चलिए अभी सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट हम लोग एक एक करके समझते चलते हैं, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा, फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पर मार्क्स से असुविधा हो रही है, हटा ही दिया जाए इसको क्या? ये तो ठीक हो गया है। और रख रख क्या था इतना? क्या अचानक हुआ कैसे? रात को ठीक तो सुबह उठते ही पूरे दर्द देख रहे हैं कि अचानक से जब सुबह में गए हैं पानी पीने के लिए, देख रहे हैं मेरा ओठे नहीं खूब देखें, फूला है, लेकिन ये ज़्यादा ही कुछ फूला हुआ है, जिसके कारण इसमें पानी जल्दी जा ही नहीं रहा। चलिए अब सुनिएगा जरा। पहले हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं पूरे टॉपिक को। कि सबसे पहली बात बोला गया है बेनिफिट ऑफ एल्गी, यानी कि शैवाल का, इसका हेडिंग डालना है आपको, शैवाल का फायदे। शैवाल के फायदे क्या क्या है? शैवाल के फायदे तो सर सबसे पहला नंबर में थ्रू द फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये तो पता है आप लोग को। सर पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जरा इस प्रोसेस को एक बार समझिएगा। पौधे अपने भोजन को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है उन्हें, जो वातावरण से लेते हैं। और फिर H2O यानी कि जल की आवश्यकता होती है। और ये सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल नामक पिगमेंट जो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, पर्णहरित नामक पिगमेंट के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। C6H12O6 बनाते हैं। C6H12O6 बनाते हैं। और ये हो गया ग्लूकोज। भोजन क्या बना है इनका? ग्लूकोज बना है। और यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ये लेते कार्बन डाइऑक्साइड को हैं और निकालते किसको हैं? ऑक्सीजन को हैं। तो इसका मतलब कि जब जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, यानी जितना ही ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग को क्या प्राप्त होगा? सर हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा। अच्छा आप देखिए, तो इसमें एक खास बात है शैवाल में। इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड इस पृथ्वी पर मौजूद जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं, उसमें से 50% कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो है ये अकेले एल्गी कर लेता है। यानी केवल शैवाल, चूंकि प्लांट में तो हम लोग जानते हैं सर, प्लांट 5 अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोएस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो भले ही एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोएस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटे तो गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक एल्गी, प्लांट तो 5 है लेकिन उसमें से सिर्फ एक एल्गी ही 50% कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा नष्ट कर देता है। तो इस अनुमान से आप लोग सोच सकते हैं कि सर अगर सिर्फ शैवाल के द्वारा 50% से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट हो जा रहा है, तो बाकी तो अभी ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अभी बाकी है। तो वही बातें हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर मौजूद कुल कार्बन डाइऑक्साइड के 50% हिस्सा अकेले शैवाल क्या करता है? स्थिर कर लेता है। एंड इंक्रीज द क्या लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ाएगा? तो ऑक्सीजन की मात्रा को इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस होगा उसके द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, तो इसलिए वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। हिंदी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सेम वही आसान भाषा में है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड का आधा हिस्सा स्थिर करते हैं और घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए।
ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसका अगला बेनिफिट हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर बोला गया है सर दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ अर्थ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितने भी और जलीय जीव जितने भी हैं ना, उन सभी जलीय जीवों के भोजन का ये आधार भी है। सवाल देखिए दिया हुआ है यहाँ पॉइंट देखेंगे सर दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हिंदी में उनको बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक। ये प्राथमिक उत्पादक हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि सभी जलीय जानवरों के लिए, सभी जलीय जंतुओं के लिए, सभी जलीय जंतुओं के लिए या जीवों के लिए भोजन के चक्र का ये आधार है। यानी भोजन सभी जलीय जीव इन्हीं के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ये जल में रहते हैं। पृथ्वी पर ये कहाँ रहेंगे? जल में रहते हैं। जल ये दोनों ही तरह के जल में रहते हैं सर। ये या तो समुद्रीय जल में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय जल, जैसे पोखरे का पानी, तालाब का पानी, छोटा नदी का पानी, नाला नदी, ये सब का जो पानी है उन्हीं जगहों पर ये रहते हैं। अच्छा, तो इसलिए याद रखेंगे ये सर प्राथमिक उत्पादक हैं जल का, और सभी जलीय जानवरों के खाद्य चक्रों का आधार भी हैं। जितने भी जलीय जानवर हैं उनके खाने का यह आधार है। अच्छा, अब देखिए के द्वारा चूंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है, तो बहुत ऐसे इनका उपयोग जो है भोजन के रूप में भी किया जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ बोला गया है अबाउट 70% स्पीसीज, देखिए लगभग इनके 70 प्रजातियां, 70 स्पीसीज ऑफ मेरीन एल्गी। मेरीन एल्गी चूंकि अभी आपको हम एल्गी बताए हैं सर, एल्गी जो होते हैं ना, ये जो शैवाल जो होते हैं ये दोनों जगहों पर रहते हैं। ये मेरीन वाटर में भी रहते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। बात समझ में आया सर? ये दोनों ही जगहों पर रहते हैं, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर, ये दोनों जगहों पर हैं। मेरीन वाटर का मतलब होता है समुद्रीय जल या लवणीय जल, और फ्रेश वाटर का मतलब होता है अलवणीय जल। मेरीन वाटर मतलब लवणीय जल यानी समुद्रीय जल। समुद्रीय जल में पानी की, नमक की मात्रा होती है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं लवणीय जल। तालाब के पानी में लवण नहीं होता है, हाँ, तो भले उसमें पैखाना घुला होता है, वो अलग बात है कि नमकीन लगे, लेकिन वो अलवणीय होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अब सुनिए, इनके जो समुद्रीय रूप होता है उसका 70 प्रजाति ऐसा है जिसको हम भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी कि लगभग 70 प्रजातियां इनकी, स्पीसीज मतलब प्रजाति, लगभग 70 प्रजाति। कौन सा 70 प्रजाति? क्योंकि ये दोनों जगह पे ना एल्गी रहते हैं, मेरीन एल्गी की, एक्वेटिक एल्गी, मेरीन एल्गी की, ये फ्रेश वाटर वाला एल्गी। तो सर मेरीन एल्गी समुद्रीय, हाँ मेरीन एल्गी समुद्रीय शैवाल के 70 प्रजातियों का उपयोग भोजन के रूप में होता है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा, समुद्रीय शैवाल में अंतर है। समुद्रीय शैवाल और ये अलवणीय फ्रेश वाटर का शैवाल, उसमें अंतर है। तो अब सुनिएगा, जैसे पोरफायरा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पोरफायरा क्या है? ये फ्रेश वाटर एल्गी है या मेरीन एल्गी है? तो क्या बोलेंगे? मेरीन वाटर है। अच्छा, लेमिनेरिया और सरगासम, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम, इनके 70 प्रजातियां, ये सब समुद्रीय शैवाल हैं। इनका 70 प्रजातियां ऐसा है जिसका उपयोग किया जाता है भोजन के रूप में। ठीक है, बातें समझ में आ गया? हिंदी में वही चीजें पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ कुछ फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सब देख रहे हैं, जैसे पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, ये सरगासम हो गया। इस तरह का ये जो है समुद्र में आपको देखने को मिलेगा, ये समुद्रीय शैवाल हो गया। ठीक है, अच्छा अब आइए, अब ये यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं, जैसे ये हो गया गेलिडियम। गेलिडियम जो है ये भी समुद्रीय शैवाल है। ठीक है, समुद्र में रहने वाला। ग्रेसिलेरिया, ये सब समुद्रीय शैवाल है। इनके द्वारा एगार का निर्माण भी होता है। एगार का निर्माण होता है, देखिए एगार प्रोडक्ट, ये एगार ऐसे ही बनता है, एगार गम करके आता है। ठीक है, एगार गम, ये एगार गम जो है इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है, एगार। अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए अब सुनिएगा, एगार जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है? अभी आपको बताया गया है सर, गेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। सर जिलेडियम, तो जिलेडियम पढ़ेंगे, जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से क्या प्राप्त होता है? सर एगार प्राप्त होता है। यानी कि अगार
ये किससे प्राप्त होता है? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया के द्वारा प्राप्त होता है। और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं सर? माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए, माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए, वृद्धि के लिए। संवर्धन मतलब वृद्धि, ग्रोथ, बस समझ में, यानी डेवलपमेंट के लिए। तो सूक्ष्म जीवों के ग्रोथ के लिए तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। आइसक्रीम के निर्माण में और जेली बनाने के निर्माण में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ये एगार का उपयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, एगार को सर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग सूक्ष्मजीवों के वृद्धि में तथा आइसक्रीम और जेली के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आया समझ में? चलिए अब इसको हटाया जाए। ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। इसमें सर हम इसका उपयोग जो है, इनमें से कुछ ऐसा है जिनका उपयोग भोजन के रूप में भी करते हैं। अब ये कौन क्या है? कुछ का उपयोग कमर्शियली रूप से होता है, व्यावसायिक रूप से होता है। तो कौन कौन सा शैवाल है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से होता है, हम लोग उसको भी एक बार समझा जाए। देखिए यहाँ बोला गया है कि सर कुछ समुद्रीय सबमेरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी, कुछ समुद्रीय भूरे और लाल शैवाल। यहाँ सिर्फ समुद्रीय की अभी बात हो रही है, ये फ्रेश वाटर की अभी बात नहीं हो रही है। यहाँ जिस शैवाल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन सा शैवाल है सर? ये समुद्रीय शैवाल है। तो सर समुद्रीय शैवाल और समुद्रीय भूरे शैवाल और लाल शैवाल प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं हाइड्रोक्लोराइड को। हाइड्रोक्लोराइड को उत्पन्न करते हैं, जो क्या होता है सर? जल धारण पदार्थ है, वाटर को होल्ड करने वाला सबस्टांस है, पदार्थ है, यानी जल धारण पदार्थ इसको कहते हैं। जल धारण पदार्थ होता है हाइड्रोक्लोराइड। तो समुद्री भूरे और लाल शैवाल हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन करते हैं। जैसे नाम बताइए, जैसे एल्जीन। एल्जीन क्या है सर? हाइड्रोक्लोराइड होता है। एल्जीन का निर्माण किससे होता है? तो सर भूरा शैवाल से। देखिए भूरा शैवाल से। भूरा शैवाल कौन? समुद्रीय की फ्रेश वाटर? समुद्रीय, मेरीन वाटर, ठीक है। यानी सर समुद्रीय, यहीं पे लिखा हुआ है, समुद्रीय भूरे और लाल शैवाल के द्वारा हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण होता है। अब इसमें जैसे एक एग्जाम्पल है इसका एल्जीन। सर एल्जीन नामक हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण भूरा शैवाल के द्वारा होता है। और कैरागिन नामक ये हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण लाल शैवाल के द्वारा होता है। और इन दोनों का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है। व्यावसायिक रूप से इन दोनों का उपयोग किया जाता है, ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना है ये चीजें आप लोगों को कि सर हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण यानी उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो सर समुद्रीय लाल शैवाल और भूरे शैवाल के द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोराइड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सर समुद्रीय लाल शैवाल और भूरे शैवाल के द्वारा होता है। अच्छा, जैसे एल्जीन नामक एक हाइड्रोक्लोराइड है जिसका निर्माण भूरे शैवाल के द्वारा होता है। और कैरागिन नामक एक क्या है? हाइड्रोक्लोराइड है जिसका निर्माण लाल शैवाल के द्वारा होता है। और इन दोनों का उपयोग कमर्शियल यानी व्यावसायिक रूप से व्यवसायी लोग करते हैं, ठीक है। व्यावसायिक रूप से व्यवसायी लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्पाइरुलिना के बारे में, क्लोरेला के बारे में। स्पाइरुलिना और क्लोरेला जो है ये एक कोशिका से बना हुआ होता है, सिंगल सेलुलर, यानी कि एक कोशिका का बना हुआ ये क्या होता है? प्रोटीन से भरी हुई शैवाल होता है, ये बातें याद रखिएगा। देखिए प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला। अब इसको जरा क्या बोला गया है सर? प्रोटीन से भरपूर एक कोशिकीय शैवाल जैसे क्लोरेला और स्पाइरुलिना। आप आगे 12th में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो वहां आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जैसे क्लोरेला एक प्रकार का क्या है? तो क्या आप बोलिएगा सर? क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है, बोल सकते हैं कि नहीं? क्लोरेला अगर पूछा जाए क्या है तो क्या बोलिएगा सर? क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है। क्लोरेला क्या है सर? क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग किसके लिए? क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग सर भोजन, फूड सप्लीमेंट्री के रूप में होता है, यानी कि खाद्य अनुपूरक के रूप में होता है। खाद्य अनुपूरक के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा। और किसके द्वारा उपयोग किया जाता है अधिकांशतः? तो जितने भी स्पेस ट्रेवलर होते हैं
यानी अंतरिक्ष यात्री जितने भी होते हैं लगभग उन सभी अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा यही क्लोरेला और स्पाइरुलिना का उपयोग किया जाता है, जो एक फूड सप्लीमेंट्री है। मतलब कि फूड सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ये खाद्य अनुपूरक, और खाद्य अनुपूरक का मतलब हुआ कि समझिए कि आपके भोजन के अलावा इसको लिया जाता है, जिसमें कम से मतलब समझिए कि कम से कम खाना है और अधिक से अधिक आपको इससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होगा। अभी जो हम लोग भोजन करते हैं, मान लीजिए कि चावल दाल सब्जी, अगर ये पापड़ तिलौड़ी ये सब इतना आइटम खा लीजिए कि पता चलेगा खाते ही आदमी को नींद आ जाएगा और वो सही तरह से वर्क करने के काबिल नहीं रहता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि अगर बीच में आप लंच करने के लिए लंच बॉक्स इतना भारी लेके आए हैं तो पता चले लंच बॉक्स में मान लीजिए 15 रोटी हो, एक टिफिन चावल हो, 250 ग्राम चिकन हो, मैंने आधा केजी, 250 ग्राम तो कम हो गया, 250 आधा केजी उसमें चिकन हो, ठीक है, तो पता चलेगा कि खाने के बाद फिर अब वहाँ से आप उठने के काबिल नहीं रहिएगा, वहीं पे नींद आने लगेगा, तो काम कैसे कर पाइएगा। तो इसीलिए जो है खाना, अगर मान लीजिए कि जो लोग, जिन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि बेचारे टॉयलेट भी जा सकें, समय की कमी है, तो वहाँ लोग जो है, अब हम लोग के भाई बिहार की बात अलग है, यहाँ पे लोग फ्री है, ज़्यादा ही फ्री है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ कोई अगर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए आता है तो इतना संख्या में जाएगा कि वाह, कुर्सी टेबल सब तोड़ ताड़ के, उसमें गेस्ट बन के थोड़े गए हैं, वहाँ तो हल्ला ऐसा ऐसा कर देंगे कि पूरा तोड़ फोड़ के मचा के आ जाए। तो अभी एक न्यूज भी बना हुआ है कि बिहार के लोग कितने बेरोजगार हैं कि इतने अधिक से अधिक भीड़ में अल्लू अर्जुन को देखने पहुंचे थे, समझे। देखें कितना दूर दूर से लोग आए हुए थे। मान लीजिए कि देखिए, अगर किसी जिसके पास काम है, जो जॉब कर रहा होगा, उतना तो नहीं आएगा। वहीं अगर बिहार के अलावा दूसरे राज्य में आप देखिए, लोग जो है वहाँ अधिक सेटल है। हम लोग अपने आप पे निर्भर रहते हैं। हमारे यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, आईआईटी, मेडिकल, इसका तो जितना मेहनत से लोग लगा है हुआ है तो लगा ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खेती बाड़ी में भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो बेचारे अपने आप को दिन भर फ्री समझते हैं। कोई अगर आता है तो चल देते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ ज़्यादा होगा। बाकी जो है मान लीजिए दूसरे जगह पे, चूँकि असल में हम लोग थोड़ा कृषि प्रधान राज्य है भी मानिए, क्योंकि यहाँ कृषि हर लोग के घर में खेती होती है, लगभग लोग यहाँ फ्री रहता है। चलिए अब सुनिएगा, लेकिन फिर भी उतना भी फ्री ना रहें कि मान लीजिए ट्रेलर को रिलीज कराने के लिए आप जा रहे हैं तो ऐसा ना भीड़ लगा दें कि हाँ वो देख के प्रभावित हो जाए, वाह है सब मैंने आया था, सब सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सारा लोग जानता है कि बिहार से ही कोई भी चीज़ें आगे निकलेगा, तो भी आए। अब सुनिएगा, मान लीजिए कि देखिए, तो जो लोग फ्री हैं भाई, हम लोग फ्री हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना भी व्यस्त हम लोग नहीं है, क्योंकि उस तरह से आप विदेश में या फिर कुछ ऐसे देशों में जाइएगा, राज्यों में, जहाँ मान लीजिए कि लोग बहुत व्यस्त है, जैसे आप पश्चिमी देशों में चले जाइए, पश्चिमी देशों में जैसे कि बांग्लादेश, इस सब तरफ में, वहाँ जो है अधिकांशतः जहाँ लोगों को भोजन की कमी होती, तो भोजन की अगर कमी है तो उस जगह पे लोग के पास भोजन उतना नहीं कर सकता है, भोजन करने में उतना सक्षम नहीं है, तो वो लोग सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में पोलेन का बना हुआ टैबलेट लेता है, पराग का बना हुआ टैबलेट, या फिर ये स्पाइरुलिना का सेवन करता है, या फिर क्लोरेला का सेवन करता है, क्योंकि इससे क्या मिलता है, इसमें हेवी अमाउंट में प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। बात समझ में आया। अब हम लोग को प्रोटीन से मतलब नहीं है, हम लोग का थाली भरा हुआ होना चाहिए। आई अपने हिसाब से अगर मान लीजिए चिकन भी खा रहे हैं तो चिकन में थोड़ा लाल दिखना चाहिए। हाँ, हम लोग खाना खा रहे हैं जब भी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें लाल पाउडर डालिए, थोड़ा और दिखना चाहिए। देखने में अगर अच्छा नहीं लगेगा तो खाने में कहाँ से अच्छा लगेगा, हम लोग ये सोच के खाते हैं। तो इस कारण से जो है उसमें हम लोग को समय देना पड़ेगा। हम लोग को एनर्जी के लिए अगर सिर्फ खाते तो हम लोग भी सोचते कि चलिए फूड सप्लीमेंट्री लेते हैं। अगर फूड सप्लीमेंट्री आप लेते हैं जैसे स्पाइरुलिना या फिर क्लोरेला लेते हैं, तो इसके द्वारा सबसे पहले कि डाइजेशन का तो समस्या आपका खत्म, पाचन का कोई समस्या ही नहीं रहेगा। अच्छा, पेट एकदम हमेशा सही रहेगा, जिम आपको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर ऐसे ही फिट रहेगा, पेट निकलने का, फैट बनने का कोई संभावना ही नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो इस कारण से ये लोग लेते हैं जो ज़्यादा व्यस्त हैं, जिनके पास समय नहीं है। चलिए, तो इसलिए याद रखेंगे सर, ये प्रोटीन से भरपूर, अगर पूछा जाए क्लोरेला और स्पाइरुलिना क्या है, तो सर ये प्रोटीन से भरपूर एक कोशिकीय शैवाल होता है।
प्रोटीन से भरपूर एक कोशिकीय शैवाल होता है, एक कोशिका का बना हुआ शैवाल होता है, जिसका उपयोग स्पेस ट्रेवलर, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष, और ट्रेवलर मतलब होता है यात्री, यानी अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन संपूरक के रूप में लिया जाता है, या भोजन अनुपूरक के रूप में लिया जाता है, सब फूड सप्लीमेंट्री के रूप में लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया, यहाँ फोटो में आप जो देख रहे हैं ये क्लोरेला हो गया, और ये हो गया स्पाइरुलिना। ये पाउडर के फॉर्म में भी होता है ये, और ये टैबलेट के रूप में भी होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब आएंगे हम लोग सर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी शैवाल के। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर? वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? तो सर शैवाल का वर्गीकरण। सर शैवाल के 3 वर्ग होते हैं, यानी कि वर्ग ऑफ शैवाल, सॉरी क्लासेस ऑफ शैवाल। हिंदी में क्या लिखिएगा? शैवाल का क्लासेस ऑफ एल्गी, यानी शैवाल का वर्ग। शैवाल के कितने वर्ग होते हैं? तो सर 3 वर्ग होते हैं। क्लोरोफाइसी, क्लोरो क्लोरोफाइसी। अच्छा चलिए, क्लोरोफाइसी पढ़ने के लिए आपको लिख दिए हैं क्या क्या पढ़ना है इसको। ये रोडो, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ माफ कीजिए, गलती हो गया, अब नहीं। फियो फाइसी, चलिए फियोफाइसी। अच्छा ये होता है रोडोफाइसी, इसको बोलते हैं हम लोग रोडोफाइसी। तो ये हो गया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। भाई क्लोरोफाइसी को हम लोग कहते हैं क्या सर? इसको कहा जाता है हरा शैवाल। हरा शैवाल भी कहा जाता है, ये हरे रंग का होता है हरा शैवाल। ये सर भूरा शैवाल है, भूरा शैवाल, इसको हम लोग बोलेंगे भूरा शैवाल हो गया ये। और ये क्या हो गया? लाल शैवाल। सर ये हो गया लाल शैवाल, चलिए ये लाल शैवाल हो गया। तो भूरे शैवाल, लाल शैवाल और हरा शैवाल। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब ग्रीन अलगी हो गया, सर ग्रीन अलगी हो गया, यानी कि क्लोरोफाइसी। ग्रीन अलगी कैसा होता है? क्लोरोफाइसी, याद रखिएगा। ग्रीन अलगी सर, ग्रीन अलगी जो है ये हरा होता है ना, तो इसका नाम हो गया क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइसी। अच्छा फियोफाइसी जो है ये ब्राउन कलर का, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर इसका ब्राउन कलर का। और एक रोडोफाइसी है जो कि रेड कलर का होता है, याद हो जाएगा। चलिए रोडोफाइसी रेड कलर का, फियोफाइसी जो है ये ब्राउन कलर का, और क्लोरोफाइसी जो है ये ग्रीन कलर का होगा। हटा दिया जाए। अब यहाँ हम लोग इसके अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ा जाएगा। सबसे पहला नंबर में आपको हेडिंग डालना है क्लोरोफाइसी। ये जैसे कि आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सब किसका स्ट्रक्चर है सर? ये है क्लोरोफाइसी का। क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर का शैवाल होता है, हरे रंग का होता है। ये हरे रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जिसके कारण यानी कि पिगमेंट के पाए जाने के कारण, यानी कि ए और बी पिगमेंट के पाए जाने के कारण ये क्या होता है? ये हरे घास के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सर दे आर यूनिसेलुलर, यानी ये एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद सर दे आर कोलोनियल, यानी सर ये कॉलोनी में रहते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, या इसी को बोलेंगे हम लोग सर ये फिलामेंटस होते हैं, यानी कि सर ये तंतुमय होते हैं। क्या होता है? तंतुमय होते हैं। तो ये एक कोशिका वाले भी होते हैं। कौन? क्लोरोफाइसी। सर ये कॉलोनी में भी रहते हैं, यानी झुंड में बना के रहते हैं। अच्छा, और उसके साथ ही साथ सर ये या तो फिलामेंट में यानी तंतुनुमा होते हैं, जैसे फिलामेंट सिक्कड़ जैसा, ये चैन जैसा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हमको भी देखिए ना जी, कहाँ उधर मोबाइल में देख रहे हैं? हाँ, मार्केट देख रहे हैं? कौन सा मार्केट? शेयर मार्केट देख रहे हैं? रख दीजिए, अभी वो सब बेकार हो गया है आज। बड़ा दुख दिया है अभी से। कुछ दिन तक जो है ना शेयर मार्केट, अभी कुछ दिन तक परेशान करके, देखो कितना दिन से उसका तनाव अभी है। कल तो एक आदमी फोन किया कि उसका बहुत अच्छा खासा पैसा जो है उसमें डूब गया है। अभी कम नहीं, 12 लाख रुपए एक बार में डाला,
12 लाख रुपया डाला जैसे ही इंट्राडे के लिए डाला था, या कुछ ऐसे ही बता रहा था, पता नहीं सही या गलत। उसके बाद उसका अचानक से क्या हुआ, मोबाइल हैंग कर गया। मोबाइल हैंग किया, उसके बाद बंद हो गया, आईडी अब ओपन है नहीं हो। आईडी जब नहीं खुल रहा था तो पैसा वो डाला है, वो तो मान लीजिए कि उतना पैसा रिकवर करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब उसके बाद जो है उसको उल्टी होने लगा, चक्कर आने लगा, तबीयतें बिगड़ गया था, डॉक्टर के पास। तो ये सब चीज़ से थोड़ा बच के रहिए आप लोग। बहुत लॉस है बाबू, बहुत लॉस। क्या उसमें सब बहुत कुछ F&O में हम डाल दिए थे, इसलिए गड़बड़ हुआ था। हमको सही तरह से गाइड नहीं किया उधर से, ये गड़बड़ हो गया। और समझिए कि लॉस में, बहुत लॉस में है। छोड़िए वो बातें, बात पुरानी है, अब फिर से याद ना किया जाए। अब इधर देखिए, अगला पॉइंट को हम लोग एरो कर करके इसको लिखेंगे। देखिए, क्लोरोफाइसी क्या होता है सर? सर ये एक कोशिकीय होता है, सर ये कोलोनीय होता है, और सर ये फिलामेंटस यानी तंतुनुमा होता है। ठीक है, ये तंतुनुमा होता है। अगला पॉइंट सर, आमतौर पे यूजुअली ये ग्रास ग्रीन के समान दिखाई देते हैं, यानी कि हरे रंग का दिखाई देते हैं, हरे घास के समान, सॉरी, दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं जी? सर हरे घास के समान ये दिखाई देते हैं। अच्छा, ये हरे घास के समान आखिर क्यों दिखते हैं? अब बात आती है कि ये हरे घास के समान दिखाई क्यों दे रहे हैं। क्योंकि सर इनमें कुछ पिगमेंट पाया जाता है, यानी कि वर्णक पाया जाता है। वर्णक का नाम है क्लोरोफिल ए और बी। यानी कि सर इनके क्लोरोप्लास्ट में, यानी हरित लवक में, सर क्लोरोफाइसी के हरित लवक में यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित ए और बी पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे घास के समान दिखाई देते हैं। समझ में आया? ये हरे घास के समान क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सर इसमें पिगमेंट पाया जाता है, यानी वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी। चलिए अब हटा दिया जाए। चलिए इस पॉइंट को जरा आप लोग सही से नोट कर लेंगे, हिंदी जो है इसमें सारी बातें ऐसे ही लिखा गया है। अब आइए, अब इनके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि इनका शेप कैसा होता है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में अभी बताएं आप लोग को कि सर फियोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट में, यानी फियोफाइसी के हरित लवक में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जिसके कारण ये फियोफाइसी कैसा दिखाई देता है? सर ये हरे घास के समान दिखाई देते हैं। अब हमें जानना है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट, अब ये जानना है कि इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी हरित लवक जो होते हैं, उस हरित लवक का क्या क्या आकार होता है। सर इनके हरित लवक विभिन्न आकार वाले होते हैं, जैसे डिस्कोइड होते हैं, यानी डिस्क के आकार के होते हैं। प्लेट लाइक यानी कि प्लेट के समान, प्लेट के जैसा होते हैं। तो ये रेटिकुलेट होते हैं, यानी रेटिकुलेट मतलब हुआ जालिकाकार, जालिका के समान, जाली के समान होते हैं। और सर ये कप शेप यानी कप के आकार का होता है। स्पाइरल यानी सांप के आकार का, सर्पिलाकार, कुछ इस तरह का सर्पिलाकार होता है। या रिबन शेप यानी रिबन के आकार का, रिबन के आकार का ये होता है, यानी कि रिबन के आकार का हो सकता है। तो विभिन्न प्रजातियों में याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में, अब ये इन पूरा जो आकार आप देखें, जरूरी नहीं है कि एक एक गो क्लोरोप्लास्ट का आकार नहीं है। ये अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग प्रजाति, मतलब मान लीजिए क्लोरोफाइसी का जो अलग अलग प्रजाति है, उन सभी अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट का आकार होता है। तो इसलिए बोला गया है क्लोरोप्लास्ट विभिन्न प्रजातियों में, मतलब अलग अलग प्रजातियों में ये अलग अलग रंगों के, सॉरी अलग अलग आकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा कि इनका शेप क्या क्या हो सकता है क्लोरोप्लास्ट का। सर डिस्क के समान, प्लेट के समान, रेटिकुलेट यानी जालिका के समान, सर ये कप के समान, स्पाइरल यानी सर्पिलाकार, ठीक है, या रिबन के आकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए द क्लोरोप्लास्ट में भी, अब वही बात है, सॉरी ये बातें हम बता दिए थे आप लोगों को। अब सुनिएगा, अब इसमें हम लोग को देखना है कि इनमें कुछ भोजन सामग्री भी स्टोर रहता है, ये सब और क्या क्या होगा उसके अंतर्गत। इसको बोला गया कि सर इनमें से अधिकांशतः में, बोला गया इनमें से अधिकांशतः सदस्यों में मोस्ट ऑफ देम हैव, मोस्ट ऑफ देम हैव का मतलब हुआ इनमें से अधिकांशतः सदस्यों में, यानी कि इनमें से अधिकांशतः में, तो जितने भी क्लोरोफिल हैं, ये क्लोरोफाइसी हैं, तो इनमें से अधिकांशतः में
एक या अधिक पाइरेनोइड होता है। पाइरेनोइड जो है ये क्या है, तो सर ये भंडारण निकाय, मतलब कि ये स्टोरेज बॉडीज हो गया जिसमें स्टोर करके रखा जाता है। अच्छा अब देखिए क्या बोला गया, मोस्ट ऑफ देम है वन और मोर पाइरेनोइड। पाइरेनोइड हो गया जैसे कि इनमें भोजन जो भोजन सामग्री यानी फूड प्रोडक्ट जो स्टोर करके जिसके अंदर रखा जाता है उसको पाइरेनोइड बोलते हैं। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखना है कि सर इनमें क्या होता है, इनमें से अधिकांशतः सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में स्थित एक या अधिक क्या होता है, सर पाइरेनोइड होता है। पाइरेनोइड को समझिएगा जिसमें भंडारण करके फूड प्रोडक्ट को भंडार करके रखा जाता है। जैसे किसको, पाइरेनोइड में स्टार्च भी होता है और इसके अलावा प्रोटीन रहता है जो स्टोर करके रखा गया रहता है। तो याद रखेंगे, ये सब अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब सुनिएगा, आप देखिए क्या बोला गया, इनमें से अधिकांशतः, सुनिए, इनमें से अधिकांशतः में एक या एक से अधिक पाइरेनोइड होता है। अपने ही एक टेंशन बना हुआ है कि पता नहीं आजकल क्या हुआ है, लग रहा है किसी का नजर लग गया है। किस पर, ये माइक पर। ये हमेशा, तो समझिए कि ये अच्छा आवाज सस्ता वाला माइक से आ रहा था। हाँ हाँ, तो मैंने बताइए कि 30,000 का माइक में ये प्रॉब्लम है, 3,000 के माइक में इससे बढ़िया साउंड है। इससे सennheiser जो है ब्रांड के नाम पर बेकार है, क्योंकि थोड़ा भी अगर इधर उधर घूमिए साउंड का प्रॉब्लम शुरू, और साउंड का प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है। इसलिए बड़ा ध्यान में रखना पड़ रहा है कि साउंड कटे नहीं, ये एक दिक्कत है, नहीं तो फिर से रिकॉर्डिंग करिए, समझ रहे हैं। अच्छा तो क्या बोला गया सर, मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पाइरेनोइड। क्या बोला गया, इनमें से अधिकांशतः में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, पाइरेनोइड होते हैं। पाइरेनोइड में क्या रहता है, तो सर कुछ नहीं, भोजन सामग्री फूड प्रोडक्ट जो है इनका भोजन के रूप में भोजन जो है वो स्टोर रहता है। तो जैसे, तो ये क्या बोला गया, मोस्ट ऑफ देम हैव वन और मोर पाइरेनोइड। इनमें से अधिकांशतः में एक या एक से अधिक पाइरेनोइड होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, सर इनके क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और ये पाइरेनोइड के अंतर्गत प्रोटीन होता है, और बिसाइड मतलब के अलावा स्टार्च भी होता है। मतलब सर इसमें स्टार्च भी होता है और स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है। तो वही बात है, इसको जरा एक बार हिंदी को पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें पाइरेनोइड को दिखाया जा रहा है। ये हो गया पाइरेनोइड, ठीक है, ये क्या हो गया, पाइरेनोइड हो गया। अच्छा हम बताए भी हैं आप लोग को अलग अलग इनका जैसे ये क्लेमाइडोमोनास आप देख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास क्या है, सर एक तरह का शैवाल है, एल्गी है। इसमें जो आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, ये कप के आकार का है। तो किसी दूसरे अगर शैवाल में देखिएगा तो वहां पे फिर इसका क्लोरोप्लास्ट का आकार भी बदल जाएगा। अब देखिए पाइरेनोइड कहाँ है, तो सर ये क्लोरोप्लास्ट में है। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ही सब और क्लोरोप्लास्ट के बीच में ही मौजूद है पाइरेनोइड। ठीक है, इसलिए लिखा गया है पाइरेनोइड कहाँ होता है, इनमें से अधिकांशतः सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में पाइरेनोइड होता है। ठीक है, अच्छा तो ये पाइरेनोइड में क्या होता है, तो सर पाइरेनोइड में स्टार्च और प्रोटीन होता है। याद हो जाएगा, स्टार्च और प्रोटीन होता है। चलिए हटा दिया जाए, अब उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। चलिए अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब इसमें सर हम लोग देखिए, सम अलगी स्टोर फूड, कुछ तो शैवाल ऐसे होते हैं जो भोजन को ऑयल ड्रॉप के रूप में, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में स्टोर करके रखते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, कुछ शैवाल भोजन को तेल के बूंदों के रूप में संग्रहित करते हैं। बात समझ में आया। कुछ शैवाल ऐसे हैं जो कि अपने भोजन को, अभी तो आप देखें कि सर भोजन को, ये आपको बताए हैं, जैसे क्लोरोफाइसी में पूछा जाए, क्लोरोफाइसी भोजन को कैसे स्टोर करके रखते हैं, किसके किसके रूप में, सर स्टोर
ये स्टोर करके रखते हैं स्टार्च और प्रोटीन के रूप में। इनका भोजन स्टार्च और प्रोटीन के रूप में रहता है। किसके अंदर रहता है? तो सर जिसमें रहता है ना उसका नाम है पायरेनोइड। अच्छा अच्छा, पायरेनोइड जो होता है ये कहाँ रहता है? तो सर ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, ये बातें याद रखिए। किसके क्लोरोप्लास्ट में? तो सर क्लोरोफाइसी के। अभी हम लोग क्लोरोफाइसी पढ़ रहे हैं। हाँ, क्लोरोफाइसी के। अच्छा, तो कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कि भोजन को, अपने भोजन को तेल बूंदा के रूप में, तेल के बूंदे के रूप में स्टोर करके रखते हैं, तेल की बूंदों के रूप में संग्रहित करते हैं। कुछ ऐसे ही ऐसे भी सवाल है। अच्छा, आप देखिएगा, ये है रिजिड सेल वाल। इनमें ये क्लोरोफाइसी में क्या होता है कि सर इनमें रिजिड सेल वाल होता है, यानी कि कठोर कोशिका भित्ति होता है। इसमें जो है सेल वाल को भी दिखाया जा रहा है, ये कोशिका भित्ति को भी दिखाया जा रहा है, सेल वाल को। इनमें क्या होता है सर? इनका कोशिका भित्ति जो होता है ये कठोर होता है, यानी कि मजबूत होता है। ठीक है, बहुत ही कठोर कोशिका भित्ति होता है, जिसका आंतरिक स्तर सेलुलोज का बना होता है और बाहरी स्तर पेक्टोज का बना होता है। ये दो स्तर में आपको यहाँ पे सेल वाल दिख रहे हैं। सेल वाल मतलब हो गया सर बाहरी परत, एक ये और एक ये, दो गो स्तर में आपको दिख रहा है कि नहीं पूरा? तो सर दो स्तर इसका दिख रहा है, एक बाहरी स्तर एक आंतरिक स्तर। तो जो आंतरिक स्तर होता है ना वो सेलुलोज का बना होता है, और जो बाहरी स्तर होता है वो पेक्टोज का बना होता है। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा। तो सर इनमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो एक आंतरिक सेलुलोज परत और बाहरी पेक्टोज परत के मिलने से बनी होती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आइए इसके। अब हम लोग इसमें देखेंगे कुछ इसका उदाहरण। अब एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो सर इसमें जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये यहाँ देख रहे हैं आप लोग वॉल्वॉक्स, ये वॉल्वॉक्स हो गया, इसका वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा और कारा, ये अन्य एग्जाम्पल है जो कि दूसरे आप पेज में देखेंगे। यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा और कारा, ये सब इनके, इसके अलावा ये अलग एग्जाम्पल हो गया। पहले एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स। क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन पूछा जाए किसके द्वारा होता है? तो जूस्पोर के द्वारा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन इसमें क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर के द्वारा होता है। ये नीट का क्वेश्चन है और 12th के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के पहले पृष्ठ में ही पढ़ना है। फिगर नंबर 1.1 में दिख मिलेगा आपको। 1.1 का ए नंबर फिगर 12th का बुक में आप सर्च करके देख सकते हैं। 1.1 का ए नंबर फिगर वहीं पे है, क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास में अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल, तो क्या बोलिएगा? जूस्पोर के द्वारा, यानी कि सर चल बीजाणु के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। हो गया, चलिए तो एग्जाम्पल याद हो जाएगा इसका, क्लोरोफाइसी का, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा और कारा। ठीक है, टोटल एग्जाम्पल इसमें 5 है, आपको रट जाना है। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, फिगर भी अगर मान लीजिए दे दिया गया तो आप समझ जाइएगा। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, एस्पाइरोगाइरा और कारा। ठीक है, ये हो गया। बाकी तो इन्हें आप जानते हैं। ठीक है, 12th का बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जल्दी संपर्क करें। आगे बढ़ा जाए। अब आइए, अब हम लोग आते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इनके प्रजनन की बात करेंगे। अच्छा सर, इनमें प्रजनन कैसा कैसा होता है? क्लोरोफाइसी में प्रजनन जो होता है वो कैसे होता है? तो सर इनमें सबसे पहला जो, इनमें तो तीनों रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि शैवाल में हम पहले ही आपको बताए थे कि शैवाल में तीनों ही तरह के जनन होते हैं। पहला जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो इनमें जनन जो होता है सर ये तीनों ही तरह का जनन होता है। ऐसा जैसे कि पहला नंबर सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कायिक जनन, कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन कर रहे हैं, कायिक हो रहे हैं, राइट बैठे मार क्या कायिक जनन लग रहा है, कायिक जनन। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? कायिक जनन। तब बोले हैं कि आंख धो के आ रहे हैं, हमको लगा आइए आइए बाहर, बता बाहर निकल गए। अच्छा, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहला, और दूसरे नंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और तीसरा नंबर में जो होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो इस तरह से टोटल जनन के कितने भाग होते हैं? जनन मतलब इसमें जनन 3 तरह के होते हैं।
अच्छा, पहला नंबर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है सर इस किसके द्वारा होता है? तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा क्लोरोफाइसी में, ये किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी खंडन के द्वारा होगा। सीधे यही बात याद रखना है। देखिए, आपको यहाँ पूरा लैंग्वेज रटने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा को कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें से मेन मेन पॉइंट को सिर्फ याद रखें। मेन मेन बात बोल क्या रहा है, बस इस लाइन से हमको क्या मतलब है। यहाँ मतलब यही है कि सर क्लोरोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह से होता है। यानी कि सर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बस इतना बात। अब इसमें एक बात याद क्या रखना, अब पूरा ही ना कि आप डिफिनेशन आप रटना शुरू कर दीजिए, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई आप बोर्ड का पेपर इससे थोड़े दे रहे हैं, इससे आपको नीट के पेपर से मतलब है, बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। बोर्ड में ये सब नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये 12 का टॉपिक से मिलता जुलता तो जरूर है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ आप नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे। तो इसमें देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अब किसके द्वारा होता है? कायिक जनन। तो सर कायिक जनन खंडन के द्वारा होगा। किस में? क्लोरोफाइसी में, यानी ग्रीन एल्गी में, या बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, या अलग अलग प्रकार के बीजाणु के निर्माण के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है, यानी सॉरी कायिक जनन होता है। तो कायिक जनन इसमें कैसे होगा? सर कायिक जनन या तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, यानी कि सर या तो खंडन के द्वारा होता है, और नहीं तो किसके द्वारा होगा? सर अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन का। सर अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? तो अलैंगिक जनन होता है बाई फ्लैजिलेटेड, यानी कशाभिकीय जूस्पोर के द्वारा। याद बस इतना ही रखना है कि सर अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? क्लोरोफाइसी में जूस्पोर सिर्फ। सर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? फ्रेगमेंटेशन। यही नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन ये सब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 अलग अलग मेथड से होगा। सर एक होता है आइसोगैमस, ये बात आपको पता है। आइसोगैमस का मतलब होता है कि जब जब दो समान युग्मक आपस में मिलते हैं जिनके आकार समान और परिमाण भी समान हो, मतलब जब दो गैमीट आपस में जुड़ते हैं जिनका शेप और साइज दोनों समान हो, तो उसको आइसोगैमस कहा जाता है। और जब दो गैमीट आपस में इस जुड़ते हैं जिसमें शेप आकार तो समान होता है परंतु साइज यानी परिमाण अलग अलग होता है, उसे एनाइसोगैमस कहा जाता है। और एक होता है ऊगैमस, यानी विषम युग्मकी, तो जिसमें आकार और परिमाण दोनों ही अलग अलग हो। ठीक है, थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए अभी बोले थे मन नहीं हो, हम बोले हैं कि इसमें लैंगिक जनन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस के द्वारा होता है। तो बस ये बातें याद हो जाएगा। चलिए, तो इसमें लिखना है कायिक जनन, लिख कर एरो दीजिए और लिखिए। तो इसमें कायिक जनन विखंडन के द्वारा, में कायिक जनन विखंडन के द्वारा या अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं के निर्माण के द्वारा होता है। ऐसे बोलेंगे सर, इसमें कायिक जनन विखंडन के द्वारा या अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं सर, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, यानी अलैंगिक जनन। तो इसमें अलैंगिक जनन में लिखिए सर, यह कशाभिकीय, फ्लैजिलेटेड मतलब होता है कशाभिकीय यानी चलनशील। कशाभिका जिसमें भी होगा ना वो चलनशील होगा।
कशाभिका मतलब यानी मोटाइल होगा। कशाभिका मतलब होता है ये पूंछ, पूंछ होना, तो पूंछ के कारण कोई भी जीव चलनशील होता है। तो लिखेंगे चलनशील चल बीजाणु, जू स्पोर मतलब चल बीजाणु, चलनशील चल बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जो जू स्पोर यानी चल बीजाणु धानी में उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये बताइए जू स्पोर कहाँ बनता है, तो क्या बोलिएगा सर जू स्पोरेंजियम में बनता है, जू स्पोरेंजिया या जू स्पोरेंजियम। ए को हटा दीजिएगा, यूएम जोड़ दीजिएगा तो एक वचन बन जाएगा। यूएम को हटाकर ए जोड़ दिए हैं तो ये बन गया है बहुवचन यानी जू स्पोरेंजिया। तो जू स्पोरेंजिया को जू स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, लेकिन जू स्पोरेंजियम मतलब सर एक लिंगी, सॉरी एक वचन में सिंगुलर अगर बोलना होगा ना तो यूएम रहेगा, यूएम हटा के ये जोड़ दीजिएगा तो प्लुरल हो जाएगा। ये बातें याद रखिए, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं सर इसमें अलैंगिक जनन कशाभिकीय चल बीजाणु के द्वारा होता है, और यह चल बीजाणु धानी में उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है सर इसमें लैंगिक जनन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी, एक है समयुग्मकी, एक है असमयुग्मकी अथवा विषमयुग्मकी के द्वारा होता है। तब फिर 12 में आपको पढ़ना है, 12 में ये सब फिर से पढ़ना होगा, तो 12 में ये सब मिलेगा। तो वहां पे आप लोग ये बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी अगर पढ़ाया जाए तो ये अभी से ही कंफर्म कर लीजिए। जब 12 में आप पढ़िएगा ना तो वहां लगेगा कि सर वहां जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एक चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर है, जो बच्चा को थोड़ा लगता है कि चैप्टर में जान है, थोड़ा टफ लगता है, लेकिन 11th में जो बच्चा प्लांट के बारे में बढ़िया से पढ़ लिया है, प्लांट के पूरे रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ लिया है, तो वहाँ जाके उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अगर मान लीजिए यहाँ पढ़बे नहीं किया है, वहाँ जाने के बाद वो नया नया नाम सुनेगा, एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम, कोरोला, कैलिक्स, सेपल, पेटला, पेटल, ये सब मिलेगा, ठीक है। तो यही सब, तो इसलिए वहाँ थोड़ा दिक्कत करेगा। चलिए हो गया, ओके सर। ये जनन तो हो गया इसका, अब कुछ इसमें जनन ये हम लोग देख चुके हैं। हाँ, अब आते हैं दूसरे नंबर में, इसके टाइप जो है अब चेंज हो गया यहाँ। अब ये दूसरा टाइप है सर फियोफाइसी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्राउन अलगी। अच्छा, ब्राउन अलगी का मतलब क्या हुआ, भूरा शैवाल। अच्छा, ये कहाँ होते हैं, तो दे आर मोस्टली मेराइन फॉर्म। सर इनमें से ये जो है ना, ये अधिकांशतः समुद्रीय रूप है। यानी फियोफाइसी जो है ये अलगी का कौन सा रूप है, तो सर यह अधिकांशतः शैवाल का समुद्रीय रूप होता है, ठीक है। चलिए अब पहले इसको समझिएगा। पहला नंबर पॉइंट हम क्या बोले इसको, सर दे आर मोस्टली मेराइन फॉर्म, यानी ये अधिकांशतः, मोस्टली मतलब अधिकांशतः, मेरीन मतलब समुद्रीय, फॉर्म यानी रूप होते हैं। चलिए हो जाएगा। उसके बाद सर दे सो, जो भी पॉइंट नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। दे सो ग्रेट वेरिएशन, भाई वेरिएशन मतलब झंझनाहट, अरे विभिन्नता, वेरिएशन विभिन्नता का मतलब हुआ एक ही माता पिता के संतान। अगर एक ही माता पिता के 4 संतान हुए तो चारों आपस में समान होते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समान नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है विभिन्नता, ठीक है। जहां समान हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, तब क्लोन, उसको क्लोन कहते हैं। उसके लिए एक शब्द उपयोग होता है क्लोन। ये भी आप लोग को पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं बताया गया है, पता है लैंगिक जनन में विभिन्नताएं होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नता नहीं होता है, वहाँ क्लोन होता है। क्लोन मतलब हुआ माता पिता का, ये सॉरी, मतलब जब संतान आपस में समान हो, माता पिता के समान हो, तो उसको क्लोन कहते हैं। अब देखिए देश और ग्रेट वेरिएशन मतलब ये बहुत ही विभिन्नताएं, बहुत अधिक, बहुत ज्यादा विभिन्नता दर्शाते हैं, किसमें, इन साइज एंड फॉर्म, मतलब इनके रूप जो है ना, अलग अलग प्रकार का इनका रूप है, बहुत विभिन्नता इसमें पाया जाता है। देख रहे हैं जैसे यहाँ इनका कुछ अलग अलग यहाँ आपको रूप दिख रहा हो,
ये जो हैं अलग अलग क्या होते हैं जी, रूप होते हैं, यानी कि ये इनका रूप और आकार अलग अलग होता है। इसलिए बोला गया दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, यानी कि आकार और रूप में बहुत विभिन्नताएं, यानी बहुत भिन्नता दर्शाते हैं। ये आकार और परिमाण में बहुत भिन्नता दर्शाते हैं। उसके बाद दे रेंज फ्रॉम, ये सिंपल से लेकर, सुनिए, ये सरल से लेकर आइए पूरे जटिल तक भी पाए जाते हैं, यानी पूरा ब्रांच तक पाए जाते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, यानी कि ये सघन शाखित भी होते हैं। प्रोफ्यूजली मतलब सघन हो गया, यानी कि ये सरल से लेकर सघन तक होते हैं। इनका आकार जो है बहुत सिंपल से लेकर अब बहुत सघन तक भी इनका आकार होता है, बहुत जटिल भी ये दिखाई देते हैं। मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स तो आप लोग समझ। अब सुनिएगा, हाँ, ये क्या बोला गया है कि सर ये ग्रेट वेरिएशन, यानी इनका आकार और इनका आकार और रूप बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। इनका आकार और रूप बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे। अच्छा, उसके साथ ही साथ सर ये सिंपल से लेकर, मतलब ये सिंपल ब्रांच्ड भी होते हैं और ये सर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी होते हैं। प्रोफ्यूज मतलब होता है शाखित, मतलब सॉरी, ब्रांच्ड मतलब हो गया शाखित, और प्रोफ्यूजली मतलब हो गया ये जैसे कि सघन, घना, बहुत ही घना होंगे। तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी होते हैं, मतलब कि सिंपल ब्रांच्ड ये सर सरल शाखित होते हैं। उसके बाद फिलामेंटस रूप, तंतुनुमा होते हैं। ठीक है, तंतुनुमा होते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे इक्टोकार्पस, यहाँ आप एग्जाम्पल में जैसे इक्टोकार्पस को आप देख रहे हैं, इक्टोकार्पस, ये हो गया इक्टोकार्पस, यानी कि ये जो सिंपल होता है। अच्छा, इससे टू कहाँ तक, सर ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म में भी रहते हैं, मतलब कि सर ये सघन शाखित रूप में भी होते हैं, जैसे कैल्प्स, जैसे कैल्प्स, यहाँ जैसे कि आप कैल्प्स देख रहे हैं, जो कि बहुत ही सघन होता है, जटिल होता है, बड़ा बड़ा होता है ये, और ये शाखित भी होता है। शाखित मतलब शाखाएं इसकी छोटी छोटी शाखाएं भी निकली होती है, मतलब ये जटिल हो गया और ये सिंपल हो गया। तो सिंपल से लेकर और जटिल तक दोनों ही रूप इनका होता है, दोनों ही रूप में ये होते हैं। ये जैसे कि केल्प को जो आप देख रहे हैं, ये 100 मीटर का हाइट होता है इसका, 100 मीटर का ऊंचाई होता है इसका। समझ में आया? हाँ, मैक्रोसिस्ट को कहते हैं, 100 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा में हो गया। तो इनकी मतलब कि समझिए कि ये सरल रूप से लेकर जटिल रूप तक दोनों होते हैं। ठीक है, जिस जरा इसको आप लोग बात देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ये थियोफाइसी जो होता है, जिसको ब्राउन एल्गी कहते हैं, ये क्या क्या होगा इसके बारे में हमने अभी बात किया कि सर इनका संरचना जो होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है, यानी इनमें इनके रूप में और इनके आकार में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है। ये देख रहे हैं अलग अलग रूप में पाए जा रहे हैं। सर ये सिंपल से लेकर जटिल तक पूरे का पूरा होता है। जैसे सिंपल में मान लीजिए इक्टोकार्पस बहुत सरल होता है, और सर ये कैल्प्स, कैल्प्स जो है ये बहुत जटिल पौधा है, जटिल शैवाल है इसका। अब ये समझिए कि इतना जटिल शैवाल है कि इसकी हाइट जो होती है कितना होता है, 100 मीटर का हाइट होता है। तो सिंपल से लेकर जटिल तक भी इसमें पाए जाते हैं पौधे। अच्छा, आप देखिए इनमें सर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनोइड और जैंथोफिल ये सब पाए जाते हैं। ये सब क्या है, पिगमेंट है, वर्णक है। अभी उधर तो आप पढ़े हुए थे, ये क्लोरोफाइसी का पिगमेंट आपको बताए थे, क्लोरोफिल ए और बी। और यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सर इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद कैरोटीनोइड यानी कैरोटीन पाए जाते हैं, और जैंथोफिल पाए जाते हैं। याद हो जाएगा सर, इसमें याद करना है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनोइड और जैंथोफिल। अच्छा, उसके बाद दे वैरी इन कलर, ये अलग अलग रंग में भी बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है। वैरी मतलब भिन्न भिन्न, मतलब कि असमानता
इनके रंग में भी असमानताएं पाई जाती है। जैसे इनका रंग जैतूनी हरा रंग, इनका रंग जो है ये जैतूनी हरा रंग होता है, जिसको ओलाइव ग्रीन कहते हैं। ओलाइव ग्रीन मतलब होता है जैतूनी हरा रंग। तो ये जैतूनी हरे रंग से लेकर से लेकर भूरे तक हो सकते हैं, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है? तो सर ये निर्भर करता है इनमें मौजूद जैंथोफिल पिगमेंट, यानी जैंथोफिल वर्णक, जिसका नाम है क्यूकोजैंथीन। क्यूकोजैंथीन नामक जैंथोफिल वर्णक के मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब इनका रंग कैसा होता है? सर इनका रंग भी इनका भिन्न भिन्न तरह का होता है। मतलब कि इनका रंग जो है सर ये जैतूनी हरे रंग से लेकर और इनका रंग ये ब्राउन भूरे रंग तक होता है। और ये किस पर निर्भर करता है? तो सर ये रंग इनका निर्भर करता है जैंथोफिल वर्णक, जैंथोफिल पिगमेंट के मात्रा पर, जिसका नाम है क्या? फ्यूकोजैंथीन। यहाँ ये पूरी बातें जो है इसमें हिंदी में लिखा गया है। तो यहाँ तक आपको कवर करना है। कल के क्लास में हम लोग फियोफाइसी के बारे में ही पढ़ा जाएगा। तब तक यहाँ आप लोग को पूरा याद कर लेना है और घर से पढ़ के इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए कल फियोफाइसी और रोडोफाइसी ये दोनों निकल जाएगा, मतलब इसका दोनों टाइप कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग एल्गी के बाद आ जाएंगे ब्रायोफाइटस पर। ब्रायोफाइटस जो है ये एम्फीबियन है, प्लांट का एम्फीबियन, याद रखिएगा। जैसे आप फ्रॉग को पढ़ते हैं ना, एम्फीबियन यानी उभयचर, जो जल में भी रहता हो और स्थल पर भी रहता हो, उसी तरह इसमें भी आप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सब पे ध्यान दीजिएगा बाबू। ये सब जो जो चैप्टर आप पढ़ते जाइएगा, समझिए कि अगर 12 के रिलेटेड टॉपिक अगर होगा तो उसका पीएचडी आप अभी कर लिए, वहाँ पे आपको बउआ लगेगा। 12th में भी आप लोग का बैच हम 2 अलग अलग रखेंगे। जिसको हम 11th पढ़ाएं वो बैच 12 का अलग चलेगा, वो नीट लेवल का होगा, प्योरली नीट लेवल का होगा। जिसको हम 11th पढ़ाए हैं उसका 12 अलग तरीके से चलेगा, और जिसको हम 11th नहीं पढ़ाए हैं उसको तो फिर बउआ जैसा पढ़ाना पड़ेगा ना, एकदम सुगा की तरह पढ़ाना पड़ेगा उसको। तो इसलिए उसमें हम समय अगर मान लीजिए कि नीट वाला क्वेश्चन पे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप लोग को तो ये टॉपिक बता दिए हैं, तो वहाँ हमें उतना टॉपिक को नहीं बताना पड़ेगा, तो वहाँ उस समय में हम नीट के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। बस समझ में आया? यानी 11th के चैप्टर से रिलेट कर करके आपको पढ़ाएंगे। ये बोलेंगे कि 11th के इस चैप्टर में ये बात हम लिखवाए हैं, तो फिर वहाँ नहीं लिखवाने की आवश्यकता होगी हम लोग, ठीक है। वहाँ सिर्फ क्वेश्चन बनाया जाए। ओके, चलिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपका एक इफेक्टिव कमेंट की आवश्यकता है। जितने भी बच्चे देखें जरूर कमेंट करें। अब बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप क्लिक करते हैं तो लाइव आते ही सबसे पहले हम आपके मोबाइल में आएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।